हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, चलिए आज हम फिर स्टार्ट करते हैं हमारा सॉलिड स्टेट। ठीक है, सॉलिड स्टेट का आज लेक्चर नंबर 3 है। सॉलिड स्टेट में हमने पहले उसका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ लिया है। क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट, मतलब कैसे अरेंज करते हैं उस बेसिस के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। उस बेसिस पे दो तरीके का सॉलिड होता है। एक कौन सा होता है? एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, अब मैंने बताया था ना कि अगर मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होती है बिकॉज उसका अरेंजमेंट फिक्स है। अरेंजमेंट उसका फिक्स है कि जैसे कि अगर आप नए हो इस लेक्चर पे, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो आपको नहीं पता होगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आप इसके प्ले लिस्ट में जाके देखिए। तो लेक्चर नंबर 1 में मैंने बताया है कि जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का था कि उसको हमने अरेंज करा है। एक मतलब सीक्वेंस है, अगर आप उसको हॉरिजेंटली देखो या वर्टिकली देखो, किसी भी डायरेक्शन में आप उसको देखिएगा तो आपको वो सीक्वेंस सेम दिखेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और एमोर्फस सॉलिड का क्या होता है ना, उसका सीक्वेंस सेम नहीं होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। और सीक्वेंस सेम नहीं है तो वो क्या होगी, बार बार फ्लक्चुएट करेगी। फ्लक्चुएट का मतलब है बार बार चेंज होने का डिमांड है, वो चेंज होता है तो बदलता रहता है बार बार, तो उसके लिए इसको बोलते हैं हम एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड की अब देखिए इसका क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट सेम है। और उसके बाद क्या बोलते हैं कि डिफिनिट है, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री मतलब शेप, उसका जो शेप होगा वो फिक्स होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन एमोर्फस सॉलिड की शेप ना चेंज होती रहती है। जैसे कि अगर मान लो कि वो एक मैंने एमोर्फस सॉलिड, इसको क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोलते हैं, बट एमोर्फस सॉलिड को ट्रू सॉलिड नहीं बोलते हैं, उसको हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड का मतलब हो गया फॉल्स सॉलिड। ठीक है, स्यूडो सॉलिड का हो गया हमारा फॉल्स सॉलिड, मतलब और फॉल्स सॉलिड होगी। और उसी को हम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें थोड़ी सी फ्लोइंग कैपेबिलिटी हो जाती है, बहने की थोड़ी सी क्षमता है। बहना मतलब बह जाता है, थोड़ा बहता रहता है, तो वो थोड़ा इसी की वजह से उसको लिक्विड को बोला गया कि बहने की कैपेबिलिटी किसमें है, लिक्विड में है ना। लिक्विड ही तो बहती है, सॉलिड तो बहता नहीं है, तो इसी की वजह से। उसके बाद हमने पढ़ा था, हाल में मेरे यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है अभी, तो क्या बोल रहे हैं कि उसको मैं फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट, ये मैं जो बता रही हूँ वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। और सेकंड लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, सेकंड लेक्चर में हमने ये एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक पढ़ा था। एनाइसोट्रॉपिक का मतलब बोला था कि जैसे जैसे, अब देखो एनाइसोट्रॉपिक क्या बोला था मैंने फर्स्ट लेक्चर ओरली आपको बता दिया, सेकंड लेक्चर में थोड़ा रिवाइज करवा दे रही हूँ। ठीक है, क्योंकि हम थर्ड लेक्चर पे हैं। देखिए एनाइसोट्रॉपिक का मतलब हुआ और आइसोट्रॉपिक। ठीक है, एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक ये होता है कि इसका क्या होता है, इसका डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट स्पेस, मतलब जैसे जैसे आप इसका अरेंजमेंट बदलोगे ना, वैसे वैसे उसकी जो डायरेक्शन है ना वो भी चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, ये एक लैटिस है, यही ले लीजिए इस बीच में। ठीक है, चलिए अब इसको सबसे पहले हमने ये वाली लाइन ये करी, इस वाले को दूसरे से कर दें। देखिए इस वाले लाइन को एक नंबर 1 ले लेते हैं, फिर इस वाले लाइन को नंबर 2 ले लेते हैं। अब देखो इसका अरेंजमेंट है जो हमारा, इसका हमने लाइन मतलब लाइन खींचा, इस पे लाइन मतलब डिवाइड करने का सोचा हमने, तो डिवाइड करने का देखा तो उसमें क्या है कि डिफरेंट अरेंजमेंट। इसमें क्या है हमारा ब्लैक रेड ब्लैक रेड ब्लैक रेड, ऐसे चलता जाएगा ना, ब्लैक रेड का। और इसमें क्या आया हमारा, इस वाले सेकंड नंबर पे क्या आया, ऊपर सारा रेड नीचे सारा ब्लैक। तो समझ आ गया ना आपको कि अरेंजमेंट डिफरेंट हो गई, इसकी तो फिक्स अरेंजमेंट हुई नहीं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट है, डिफरेंट डायरेक्शन। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें आपको ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बिकॉज ये जो अरेंजमेंट है ना, वो अरेंजमेंट इसमें ना फिक्स नहीं होती है। मतलब कहीं भी रेड हो, एक साथ रेड भी आ सकता है, एक साथ ब्लैक भी आ सकता है, और एक साथ रेड ब्लैक भी आ सकता है। तो जिसकी वजह से ना इसका अरेंजमेंट ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली नहीं, ऑलमोस्ट मतलब लगभग सेम है। देख लीजिए जैसे कि यहाँ पे रेड है, ऐसे इसका प्रोपोर्शन फिक्स नहीं है, कहीं भी रेड है कहीं पे ब्लैक है।
देख लो, दिख रहा है आपको? चलिए ऐसे ही है। अब इसको कहीं से भी आप कीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा तो आपको रेड ब्लैक ही आएगी लाइन में। ये ऐसा नहीं है कि आपको कोई और आ जाएगा, ठीक है। आप इसको कहीं से भी एक लाइन लेके देखिए, देखिए। अब मान लेते हैं ये वाली लाइन लेते हैं हम, ये वाली लाइन लेते तो आपको क्या आ गया? हाँ, इसमें रेड ब्लैक कहीं ऐसा नहीं ना कि अलग कहीं रेड और अलग ब्लैक, रेड ब्लैक ऐसे ही सीक्वेंस है। और इधर से भी कहीं से भी आप उसको लीजिएगा ना, इधर से भी ले लीजिए, इस वाली लाइन को भी ले लीजिए। इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो देख लो अरेंजमेंट क्या हो गई हमारी, अरेंजमेंट इसकी सेम ही है, इसीलिए इसको बोलते हैं सेम, ऑलमोस्ट सेम अरेंजमेंट, ठीक है। ऑलमोस्ट सेम अरेंजमेंट, ठीक है। चलिए समझ आ गया? यही था एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक के बारे में, ठीक है। अब है इसी में हमने कुछ आगे पढ़ लिया था, अब आज इसके बारे में डिटेल कर लिया था, जिसकी वजह से हमारी सॉलिड कंप्लीट हो गई। अब हमारी सॉलिड कंप्लीट हो गई, अब हमें पढ़ना है लैटिस। जो लैटिस पढ़ते हैं ना, तो आज का टॉपिक हेडिंग है लैटिस, ठीक है। आज का हेडिंग डाल लो, लैटिस पढ़ना है हमें। मैंने फर्स्ट वाले लेक्चर में, अगर आप जाके देखोगे, चलिए रिवीजन हो गया हमारा। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आज हमें पढ़ना है लैटिस। लैटिस क्या होता है, ठीक है। चलो डेफिनेशन लिख लो पहले, फिर मैं समझाती हूँ। लैटिस लिखिए। लैटिस इज ए सीरीज ऑफ पॉइंट that are arranged in distinct manner। अब देखिए, ठीक है। बोल रहा है कि एक पॉइंट है, लैटिस एक सीरीज, पॉइंट का सीरीज है। पॉइंट का सीरीज का मतलब पॉइंट का एक लाइन है, ठीक है। वो और एक डिस्टिंक्ट मैनर में अरेंज है, ठीक है। लैटिस एक, जैसे कि कोई भी, जैसे आप मान लो कि ये क्यूब वाला आता है ना हमें बनाना, कि जब बचपन में खेलते थे तो क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग वाला जो आता था, एक क्यूब का देता, छोटा छोटा क्यूब, उससे आप घर बनाते थे, एक के ऊपर फिक्स करके एक को, एक के ऊपर फिक्स करके एक को, उससे शेप बनाने का, बॉडी बिल्डिंग वाला जो शेप वाला बच्चों का आता है, कि उससे आप कोई भी शेप बना सकते हैं। तो वैसा ही हुआ। तो वैसा है कि मान लो आपका एक पॉइंट था, एक निकाले क्यूब, वो क्यूब निकाला, और वो क्यूब, एक क्यूब ऊपर दूसरा फिक्स किए, दूसरे के ऊपर दूसरा फिक्स किए, एक अरेंज मैनर में फिक्स करते हो ना, कि अगर उसमें कलर भी दिया हो तो एक अरेंज मैनर में कलर करके फिक्स करते हैं। कि अगर मान लीजिए पहले वाला क्यूब है, उसमें रेड दिया हुआ है, आपको एक उसके साथ में एक फ्लो चार्ट भी देता है, वो वाला खरीदोगे ना बच्चों का जो खेलने का आता है, उसके साथ आपको फ्लो चार्ट भी देगा। उसमें समझाया होता है कि कैसे बनाना है, और उसमें समझाया ये भी दिया होता है, मेंशन किया होता है कि कौन कौन सा इससे आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमें एक कार बनानी है, या मान लीजिए कार नहीं, एक मैट बनानी है, ठीक है, चटाई, छोटी सी एक चटाई बनानी है। तो क्या करोगे कि एक लेयर का क्यूब होगा सबसे ऊपर, तो एक बीच में डाल दिए, या फिर एक रेक्टेंगल बनाना है, आगे हमें मैट रेक्टेंगल वाला बनाना है, तो ये आयताकार, तो उसके लिए क्या है कि फिक्स करते हैं। मान लो एक, तो जो फिक्स आप 1 नंबर में किया हो ना, तो उस फिक्स का क्या होगा, उसका 2 तरफ से साइड फिक्स होने वाला होगा, ठीक है। ये मान लेते हैं कि आपका ये रेक्टेंगल वाला है, ये रेक्टेंगल मैंने बना दिया। अब आपको इसमें क्यूब फिक्स करना है, ठीक है, कि ऐसा वाला आपको बॉडी बिल्डिंग वाला जो देता है बच्चों का खेलने वाला, तो ये ऐसा वाला है। तो यहाँ पे जो फिक्स होगी, यहाँ पे जो बॉक्स फिक्स होगा, उस बॉक्स को फिक्स करने की क्या क्या है, इस साइड भी एक स्पेस होगा, इस साइड भी स्पेस होगा। ये वाला स्पेस तो ये हो जाएगा ना एकदम, मतलब इधर से कुछ भी फिक्स करने का नहीं है, तो इधर से भी प्लेन होगी, इधर से भी प्लेन होगा, इधर से कुछ खाँच बना नहीं होता है, खाँच जैसे कि ऐसा बना होता है, ऐसे कि इसके अंदर एक ऐसा बना होगा तो दूसरा ऐसा बना होगा, कि इसमें आके ऐसे फिक्स हो जाए, ठीक है। खाँच जैसे बना होता है, तो इस साइड भी बनी होगी, इस साइड भी बनी होगी, ठीक है। तो ये ऐसे फिक्स हो जाएगी। तो हाँ, तो यहाँ पे आप इसको आके ऐसे फिक्स कर दोगे, ठीक है।
ये वाली हमारी पहली थी, उसके बाद आप यहाँ पे आके इसको फिक्स कर दिए, फिर इसके इसमें भी बनी होगी, इसमें भी बनी होगी, फिर इसको यहाँ पे आके फिक्स कर देंगे, फिर इसके इसमें भी बनी होगी, इसमें भी बनी होगी, यहाँ पे आके फिक्स कर देंगे, फिर इसके इसमें भी बनी होगी, इसमें बनी होगी, फिर इसको फिक्स कर देंगे। और फिर ये इस वाले में जो मान लो ये है, इसमें बस इस साइड बनी होगी, इस साइड तो बनी हुई है मिक्स। तो यही जो खाँच है ना, तो ये एक फिक्स अरेंजमेंट है। और ये वाली जो खाँच है, आप इसका जो शेप है आप दूसरे में फिक्स नहीं कर सकते हो। हाँ, कि अगर मान लो स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर तो सारे तरफ फिक्स हो जाएगा, लेकिन रेक्टेंगल है, शेप चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ का जो हमारा जो ब्रेथ है और लेंथ है उनमें डिफरेंस होता है ना। तो इसमें मान लो 3 अटेगा तो इसमें 6 अटेगा, मतलब इसमें 3 बॉक्स क्यूब अटेंगी तो इसमें 6 अटेंगी। तो 6 वाला जो इसमें फिक्स होगा उसमें फिक्स नहीं कर सकते बीच में। अगर मान लो चेंज, तो उसमें सबसे छोटे लेवल वाले को लोगे ना, बच्चों वालों का, तो उसमें ना कलर से अलग भी कर देता है, ताकि वो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 3-4 साल के, तो उन्हें समझ नहीं आता है, तो इसके लिए उसको ना कलर भी अलग कर देते हैं, ताकि वो कलर को ही मैच कर देंगे। तो कलर में एक येलो दे देगा, एक रेड दे देगा, एक ब्लू दे देगा, तो कलर मैच करके कुछ बना लेते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे उसका बड़ा लेवल पे लेके जाओगे ना, जैसे जिससे ट्रेन बनती है, कार्स वगैरह बनती है, तो उसमें ना कलर नहीं दिया होता, मल्टी कलर दिया होता है, लेकिन फिक्स करनी आपको खुद से होती है। और क्या होता है ना, जिसमें आप फिक्स कर दोगे, अगर मान लो गलती से जो फिक्स कर दोगे ना, तो टूट भी जाएगा। जैसे कि ये वाला बॉक्स है, ये वाला तो ये वाला 3 चारों तरफ का कॉमन होगा। अगर मान लीजिए ये तो चारों तरफ का कॉमन है ना, कि दोनों साइड से कुछ नहीं, प्लेन एक 2 साइड इसका फिक्स करने का, बट यहाँ पे जो फिक्स होगी उसकी 3 साइड फिक्स करने की आई ना हमारी। जो आप मिड में देखे हो, इस वाले को लेके चलते हैं। मान लो इस वाले को हमने तोड़ा, तो इस वाले का क्या होगा, ये ऐसा होगा, इधर भी फिक्स करने की होगी, एग्जैक्टली ऐसे देख लो इसको, ये ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ये कुछ ये ऐसी बनी होगी, ठीक है। इसकी हाँ, ये ऐसी बनी होगी, क्योंकि इसको तीनों साइड से फिक्स करना है, इधर से भी फिक्स करना है, इधर से भी फिक्स करना है, इधर से भी फिक्स करना है, इधर प्लेन है, ठीक है। और जो बीच में बिल्कुल बीच में होगी हमारी, जो बिल्कुल यहाँ वाली होगी, तो ये वाली कैसी होगी, ये वाली बिल्कुल भी ऐसी होगी एकदम, क्योंकि इसको चारों साइड से फिक्स होना है। देख रहे हो आप एक ही में कैसे अरेंजमेंट है। देखिए ये वाली कुछ ऐसी फिक्स होगी, दिखा, देखिए फोर्थ जो बीच वाली जो होगी, बीच वाली वो तो बिल्कुल ऐसी फिक्स होगी ना, ये वाली मिडिल वाली, यहाँ वाली जो सबसे बीच में है, ये दिखाई दे रहा है आपको, चलिए दिख रहा है। तो ये वाली जो पोर्शन होगी, ये वाली तो सबसे डिफरेंट है। अब इस वाले को आप यहाँ नहीं लगा सकते हो, इस वाले को यहाँ नहीं लगा सकते हो, उसको लगाने के लिए क्या होगा, आपको यहीं पर करनी पड़ेगी, ठीक है। एक होता है, ठीक है, एक गेम भी आता है फ़ोन में ना, गेम आता है कि ऐसा वाला आपको फॉर्म को फिल करना पड़ता है, उससे कुछ नया सा इमेज बनता है, तो राउंड मतलब नया नेक्स्ट लेवल पे। तो आप इस वाले को मिड वाला है, तो किसी भी हर हाल में आपको मिड में ही फिक्स होगा, और कहीं आप फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही है। अब इसके बगल में जो फिक्स करोगे, इसमें बगल में फिक्स करोगे तो कुछ ऐसा वाला होगा, वो इसको पूरा फिक्स करना है ना हमें, तो कुछ ऐसा वाला बनेगा। और ऊपर भी ये ऐसे ही फिक्स होगी, गड्ढा बना होगा, चाहे डिपेंड करता है, ऐसे बनी होगी, ऐसी होगी, फिर ये ठीक है, कुछ ऐसी फिक्स होगी ताकि ये पूरी तरह से फिक्स हो जाए, ठीक है, ऐसे ही बना होगा। तो यही है एक अरेंज मैनर में, बोल रहा है कि एक सीरीज है, ये सीरीज हुई ना, ये वाली लाइन, ये जो लाइन हमारी हुई, ये सीरीज हुई ना किसी भी चीज़ की, हाँ, एक ये सीरीज है, और उसको एक डिस्टिंक्ट मैनर में अरेंज करना, कि जो जिसके साथ फिक्स होगा उसको उसी के साथ फिक्स करना। ऐसे ज़बरदस्ती का किसी दूसरे के साथ फिक्स कर दोगे तो फिर वो फिक्स नहीं हो पाएगा वो, या फिर आप ज़्यादा फोर्स करके फिक्स करोगे तो वो फिक्स तो हो जाएगी, निकल नहीं पाएगी, जब उसको आप निकालना जाओगे ना तो टूट जाएगा, मतलब बर्बाद होगी, तो वो लैटिस नहीं बनी। तो ये इसके बीच में ना अब एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, देखो लैटिस एनर्जी भी होती है, ठीक है। जब लैटिस ये आगे बढ़ेंगे वो, तो जब हम क्या, ये तो अभी हम सॉलिड पढ़ रहे हैं ना, जब हम सॉलिड के बीच में जो लैटिस गैसेस के बीच में जो लैटिस एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हमें आगे उस, अब देखिए इसमें जो है इसकी लैटिस एनर्जी हाई हो जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों अब आपस में एक दूसरे के लिए बॉन्ड अच्छा हो गया ना, मान लेते थे इसके लिए बॉन्ड अच्छा आपस में फिक्स हो गई। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपको हाई एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि हमको इसको तोड़ना है, तो ठीक है। तो उसको लैटिस को बनाने में जो यूज़ हुआ, उस लैटिस को मतलब अब उसको फिर हमको ब्रेक डाउन करने में जो यूज़ करने की एनर्जी देनी पड़ेगी बाहर से, तो वो जो एनर्जी से ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम लैटिस एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लैटिस एनर्जी आगे बढ़ेंगे, अभी यहीं तक देखो, ये समझ आ गया। चलो अब लैटिस एनर्जी 2 तरीके का होता है, ठीक है, ये मैंने बस समझाने के लिए ऐसे लिखा था। चलिए हाँ, लैटिस एनर्जी 2 तरीके का होता है, एक स्पेस लैटिस होता है और एक होता है क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है। क्रिस्टल मतलब स्पेस का मतलब फ्लैट सरफेस वाला, पॉइंट करके लिख दो, और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखो
ये हो गया। अब लिखो लैटिस, टाइप्स ऑफ लैटिस। नंबर 1 एंड दूसरा स्पेस लैटिस। चलिए, और दूसरा है क्रिस्टल लैटिस। समझ गए? चलिए, स्पेस लैटिस है तो ये क्या होगा, ये एक स्पेस पे होगा, एक जगह पे। तो इसको लिख लो, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का। यहाँ पे पॉइंट के लिए हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे आयन, एटम, यही बन रही है ना, यही वगैरह को हम पॉइंट मान रहे हैं। ठीक है, आयन एटम को हम पॉइंट मान रहे हैं। अरेंजमेंट ऑफ आयन और एटम, इसको रेड से लिख लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। हाँ, अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन 3D स्पेस, क्योंकि हम अभी देखो 3D 4D आपको पता ही होगा, मूवीज आती है ना 3D वाली, तो ये तो आपको पता ही होगा। पॉइंट में लिख लो, पॉइंट किसको यहाँ पे डिनोट कर रहा है, पॉइंट का मतलब बोल रहा है कि आयन्स और एटम। ठीक है, चलिए इन 3D स्पेस। समझ गए? एक पॉइंट है, उस पॉइंट को हमने अरेंज करा 3D स्पेस में, तो उसको हमने क्या बोल दिया, लैटिस। मतलब 3D, अभी जब मैं जो बताया, जो मैट बनाता है वो 3D है ना, उस क्या 3D का मतलब क्या होना चाहिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों दिखता है हमें। जैसे आप मैं यहाँ पे मैं अगर बना दूँ स्क्वायर, ये स्क्वायर बना दूँ, तो इसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिख रहा है आपको? नहीं। ये रेक्टेंगल है मान लो, और ऐसा ही मैं एक स्क्वायर बना दूँ, स्क्वायर बना दो, तो इसमें क्या है, ये 3D स्पेस नहीं है, इसमें आपको बस और बस ये लेंथ दिख रही है और ये इसकी विड्थ दिख रही है, मोटापा नहीं दिख रही है ना, हाइट, तो उसको नहीं है वो, उसको हम क्या बोलते हैं। तो ये हमारी क्या हुई, 2D स्पेस हुई। ये 2D स्पेस जो प्लेन है, प्लेन वाली सीट पे है, तो उसको 2D स्पेस बोलते हैं। ये 3D स्पेस है, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। हाँ, ये हमारा क्यूबॉइड है, तो ये 3D स्पेस है। देखो इसमें ये लेंथ भी है, हाँ, ये वाली लेंथ, ये वाली जो आपकी हुई लेंथ भी हुई, हाँ, और उसके बाद ये भी ब्रेथ भी हुई और इसकी हाइट भी हुई, ये ब्रेथ भी हुई और इसकी ऊंचाई वाली है तो ये हाइट भी हो जाएगी। ठीक है, तो जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों आ जाता है उसको हम 3D स्पेस 3D मतलब भी बोलते हैं उसको, 3D वाला डायग्राम इमेज। और 3D इमेज मूवी देखने जाते हो तो क्या, अभी आप जैसे थिएटर पे मूवी देखते हो तो बस प्रोजेक्टर पे तो आपको वो दिखता है, लेकिन आप जब चश्मा लगाते हो ना तो आपको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में जैसे आप हो ना, वैसे वहाँ पर वो एक्टर या वो एक्ट्रेस या फिर जो चीज़ चल रहा है वो आपके सामने वैसा काम ही कर रहे हैं। जैसे कि अभी मान लो कि आप बैठे हुए हो जैसे कि, तो वो आपको लगेगा ना कि चलो ये मेरे सामने बैठ के जो एक्टिंग है वो एक्टिंग मेरे सामने कर रहा है, कि उसके हाथ पैर सब आपको ऐसा लगे, फील होता है, ये हमें फील होता है, वो चश्मा की वजह से फील होता है। और मूवी का कुछ मतलब एनिमेशन बनाते हैं वो लोग 3D करके, तो उसकी वजह से फील होता है कि वो ऐसा लगता है ना कि मेरे सामने, जैसे मान लो किसी भी हीरो की मूवी है तो आपको लगेगा ना कि ये बंदा, ये हीरो तो मेरे सामने बैठा हुआ मतलब खड़ा होकर एक्टिंग कर रहा है, डांस कर रहा है, जो कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब दूसरा हमारा है स्पेस लैटिस, ये लिख लो, हो गया। ये आयंस और एटम्स का एक पॉइंट होगा, छोटा सा पॉइंट, लेकिन अगर इसी में हमने एक पॉइंट है उसके ऊपर से इसका देखिए अरेंजमेंट कैसा हो गया, ये अरेंजमेंट एक सीक्वेंसली होगा, ये है ये है। ठीक है, ये हमारा स्पेस लैटिस हो गया। ठीक है, अब देखो ठीक है, अब देखो इसी में ये हमारा जो ये पॉइंट है, ये एटम और आयंस का जो पॉइंट है, अगर हम इस पे एक बड़ा सा जो एक नॉर्मल एटम होता है उसको उसके अराउंड लगा दे तो उससे जो बनता है ना तो वो क्रिस्टल फॉर्म। क्रिस्टल फॉर्म का मतलब क्या है, क्रिस्टल किसको बोलते हैं, जैसे चीनी है ना, चीनी का एक दाना उसको क्रिस्टल बोलते हैं। आप जिसको आप हाथ से लेके यूज़ कर सकते हो, पॉइंट को आप कर सकते हो, वो भी 3D विजन ही दिखता है। क्रिस्टल का एक दाना चीनी का लेके आप यूज़ कर सकते हो ना, मतलब उसको भी देखोगे तो कुछ ना कुछ मतलब ऐसे लेंथ ब्रेड्थ हाइट उसकी भी होगी, उसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वही है। देखो यहाँ पे लिख लो, लिखिए, इफ बी पुट
एटम इन on not in, on the point of space lattice then called, उसको क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, देखो समझ गए कि जो एटम और जो हमारा पॉइंट है, एक पॉइंट जो ये स्पेस लैटिस ये वाली पॉइंट है, ये एज इट इज यहाँ पे उतार दो। इतना गैप नहीं होता, ये मैं आपको दिखा रही हूँ बस। चलो एज इट इज उतार दिए। अब देखो, अब बोल रहा है कि इस पे अगर हमने पॉइंट, इस पॉइंट पे अगर हमने बना दिया, ये तो हाँ, इस पॉइंट पे अगर हम अब एटम रख देंगे तो उस एटम से जो एक लैटिस बनेगा ना, तो उसको हम क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देख लो यहाँ पे रख दिया हमने, इस पे सर्कल कर देना आप। ठीक है, चलिए ऐसे। ठीक है, और इसको सर्कल कर दिया और फिर उसको अरेंज कर दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ऐसे ही और ज़्यादा बना लेंगे तो ये हमारा क्यूबॉइड जैसा बन जाएगा। पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं, फिर उसके बाद उसके पॉइंट पे सर्कल कर देंगे। देखिए देखो, ये बनाने के लिए ना आई होप कि आपको दिख जाए, ये बहुत छोटा है, नहीं दिखेगा तो मैं दोबारा से इधर आके ड्रॉ करूँगी तो आपको दिख जाए। देखिए ठीक है, जो जो हमारा नॉर्मल स्पेस लैटिस था, उस लैटिस के ऊपर हमने एक एटम डाला, फिर उसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो क्रिस्टल लैटिस, उसको बोलते हैं स्पेस लैटिस। देन यहाँ पे लिख लीजिए स्पेस लैटिस, और उसको अरेंज करते हैं। ठीक है, स्पेस लैटिस, if we put atom in on the point of the space lattice and then arrange them to form specific geometry। ठीक है, geometry called crystal lattice। ठीक है, चलो समझ आ रहा है, दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है वैसे। ठीक है, बोल रहा है कि हमने एक नॉर्मल सी स्पेस लैटिस ली, लैटिस थोड़ी एक थी स्पेस लैटिस और दूसरी थी क्रिस्टल लैटिस। स्पेस लैटिस क्या है, एक नॉर्मल सा प्लेन शीट है 3D डायमेंशन में, जिसपे एक पॉइंट का अरेंजमेंट है। ठीक है, और उस पॉइंट का अरेंजमेंट है, उसी पॉइंट के अरेंजमेंट पर हमने क्या करा, ऊपर से एक एटम और मॉलिक्यूल्स, जो एटम डाल दिया उसके ऊपर, और उसके बाद एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बन गई। क्या ये ज्योमेट्री है ना, क्यूबॉइड बन गई, क्यूब बन गई, ये सब ज्योमेट्री है ना। तो एक स्पेसिफिक शेप बन गई, ज्योमेट्री बन गई, तो उस शेप और ज्योमेट्री को बोलते हैं हम क्रिस्टल लैटिस। समझ गया? चलो नोट कर लीजिए। इसका अरेंजमेंट है ये, चलो लिख लो। चलिए हो गया, चलो रब कर दो। ठीक है, देखो अब लिखिए यूनिट सेल।
चलिए हो गया। सो लैटिस हमने देख लिया, दो तरीके की लैटिस होती है, एक स्पेस लैटिस और एक क्रिस्टल लैटिस। अब देखो कि लैटिस एक यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है, लिखिए, हेडिंग डालिए यूनिट सेल। देखो यूनिट सेल क्या होता है, जैसे सॉलिड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या था कि जिसको जोड़ जोड़ के आप सॉलिड पूरा बनाते थे, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोलते थे ना, तो वैसा ही है यूनिट सेल एक छोटा फॉर्म, मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है जिसको जोड़ जोड़ के लैटिस बनती है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले लिखिए, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, और रिपीटिंग, स्मॉलेस्ट है और रिपीटिंग है क्योंकि बार बार यही रिपीट करेगी तभी तो पूरी की पूरी लैटिस बनेगी ना। तो ये स्मॉलेस्ट है और रिपीटिंग है, ठीक है। जैसे कि एक ये ले लो, यहाँ पे हमारा ये यूनिट सेल है, यहाँ से ये बना हमारा क्रिस्टल। तो क्या किए होंगे हमने, बहुत सारा यूनिट का क्या होगा, रिपीट करा होगा हमने। तो यहाँ पे लिख लो रिपीट करी, ठीक है। यूनिट सेल थी, यूनिट सेल को हमने बार बार रिपीट करी तो क्रिस्टल बना, ठीक है। और फिर उस क्रिस्टल को आप बार बार रिपीट करोगे तो पूरा क्रिस्टल लैटिस बन जाएगी, ठीक है। चलो क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। चल समझ आ गया। ये वैसा ही है जैसा कि क्या बोलते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के लिए होता है, तो ये हमारा क्या है, ये लैटिस के लिए हमारा यूनिट सेल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। अब कितने तरीके के क्या बोलते हैं यूनिट सेल्स होते हैं, ये भी देख लो। कितने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है, फिर नीचे पढ़ेंगे हम। चलो हो गया। सो ये हो गया हमारा यूनिट सेल। अब लिखिए ऊपर, मतलब आप तो लिख ही चुके हैं हेडिंग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, तो लिखिए, मेरा नीचे स्पेस नहीं था ना इसीलिए मैंने यहाँ लिखा नहीं, ठीक है। यूनिट सेल में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल के कितने टाइप हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी, देखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का 4 टाइप होता है, कौन कौन सा। नंबर 1 है प्रिमिटिव, सबसे नंबर 1 को बोलते हैं प्रीमिटिव। देखो इसके नाम में ये प्रीमिटिव मतलब पुराना वाला, ठीक है। नंबर 2 है BCC, इसको शॉर्ट में बोलते हैं मतलब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड इज FCC, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ये सब में अभी हमें पढ़ना है, एक एक करके पढ़ेंगे। लास्ट होता है ECC, एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। चलिए पहला है जो प्रिमिटिव है, प्रिमिटिव मतलब क्या हुआ कि सबसे पुराना वाला जो सबसे पहले आया होगा यही आया होगा, फिर उसके बाद प्रिमिटिव है, उसके बाद है BCC बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC फेस सेंटर्ड यूनिट सेल और ECC एज सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। ये लिख लीजिए, चलो नोट करो। चलिए हो गया, चलो ठीक है। ठीक है, अब इसको एक एक करके हमें पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट है वो लिख लीजिए आप पहले,
इसको इसके पहले ही लिख लेना, या फिर अभी भी लिख लो, कोई बात नहीं। देखो ब्रेवियाज नाम सुना होगा आपने, ब्रेवियाज लैटिस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में दिया है तो हम सारा लेके चलेंगे। लैटिस, ठीक है, ब्रेवियाज लैटिस। इसका लिखा हुआ है देयर आर ओनली 14 possible there are only 14 possible lattice present, ठीक है, जिसमें जब बस हाँ, जिसमें क्या है 14 पॉसिबल लैटिस प्रेजेंट होता है। और वो किस में, 3 डायमेंशनल, हम सब लैटिस पढ़ रहे थे, लैटिस 3 डायमेंशनल फॉर्म में होता है ना, इन 3D फॉर्म, ठीक है। अब वो उस फॉर्म को हमें 14 पढ़ना है आगे, सो ये वाला एक लिख लो जो एनसीईआरटी में हमारी दी हुई है। चलिए फिर उसके बाद लिखेंगे हम, ये लिख लो, उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिमिटिव, फिर उसके बाद बॉडी, बीसीसी, फिर एफसीसी और फिर ईसीसी, ठीक है। दिख रहा है आपको? चलो लिख लो, फिर लाइन से लिख लेंगे। चलिए फिर चलिए, हो गया, ठीक है, इसको नोट कर लिए। अब लिखिए प्रिमिटिव। नंबर 1 में है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव सेल, यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल वो बोलते हैं ना जिसका, जो हम 3D डायमेंशन बनाएंगे ना, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, उसका बस एज पे लगी होंगी, तो उस वाले पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, उस वाले को बोलते हैं हम प्रिमिटिव, ठीक है। लिख लो, मतलब देयर आर ओनली देयर आर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, चलो क्यों है, वेट। चलिए हो गया, चलो फिर ठीक है। अब हम लोग यूनिट सेल एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये नोट कर लिया आपने? नंबर 1 में लिखो प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। देखिए क्या है ये, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ये डेफिनेशन में ना बोर्ड वालों के लिए लिखवा रही हूँ, क्योंकि बोर्ड में डेफिनेशन पूछता है और नीट में तो आप समझ जाओगे, उससे बस समझने के लिए है, तो लिख दोनों लेना, बिकॉज नोट्स बनाने होते हैं ना। व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर ओनली प्रेजेंट ऑन द एट द कॉर्नर, ठीक है, ऑफ लैटिस। देखो क्या लिख रहा है कि जब इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है यहाँ पे, कि किसी न किसी एटम से मिलके बना होगा, तो वो एटम है जो बस और बस किसी कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी ना, तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव लैटिस, ठीक है। देखो जैसे कि कोई भी क्यूबॉइड बनाया, मान लो ये हमने बना लिया, ये बना, तो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मीन्स एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगी, बस और बस कॉर्नर कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, यहाँ पे सारे कॉर्नर्स पे, ठीक है। देखिए ये वाले पे, ये है हमारा है प्रिमिटिव यूनिट सेल,
ठीक है, समझ गए? यही जो कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी ना, तो सारे कॉर्नर पे, तो वो ये है प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक, समझ गए? चलिए, अब इसके बाद है बॉडी, और इसमें नहीं आएगा, लिख लो आप पहले। चलिए देखो, समझ गए? समझ गए? ये प्रेजेंट, टी छूट गया था इसमें, ये टी लिख लीजिए। हाँ देखो, ये प्रेजेंट, ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है, ये पूरा टोटल। ठीक है, ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल का डायग्राम हो गया ये। ठीक है, ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल का ये डायग्राम हो रहा है। ये क्या है? ये इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ना, एटम, इसी एटम को बोला जा रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है हमारा। ठीक है, मान लो यहाँ पे एटम दिया हुआ है, और ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल नहीं है, मेरे कहने का मतलब था कि ये ऐसे अरेंजमेंट को हम प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं, और जो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। लिखा हुआ है ना कि कॉर्नर पे कौन प्रेजेंट होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मतलब कॉर्नर कहने का मतलब आप इसको वर्टेक्स भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे वर्टेक्स नहीं लेंगे, कॉर्नर पे लेंगे। ये सब कॉर्नर, कितने कॉर्नर है इसमें देखो, काउंट करो, 1 2 3 4 8, मतलब 4 4 8 है ना, 8। तो ये 8 कॉर्नर पे जो प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं हम, उसके अरेंजमेंट को बोलते हैं क्या? प्रिमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, चलिए ये सही कर लो। कर लो, सही कर लो इसको पहले। ठीक है, चलिए चलिए, चलिए हो गया। चलिए ठीक है, अब लिखो, अब बॉडी BCC, देखिए अब है BCC, सेकंड BCC। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, ये सेंटर्ड में आता है, ये दोनों है ना, एक सेंटर्ड यूनिट सेल करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसका मतलब दोनों के, ये जो कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगी, फिर उसके साथ साथ हमारा सेंटर में भी जो प्रेजेंट होगा तो उसको बोलते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। तो उसमें हम पढ़ रहे हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जब एटम कॉर्नर में तो है ही, कॉर्नर तो दोनों, कॉर्नर तो कॉमन है, बिना कॉर्नर के तो क्यूबॉइड या क्यूब बनेगा ही नहीं, तो वहाँ पे यूनिट सेल होगी, लेकिन उसके बिसाइड, मतलब उसके अलावा एक पूरे बॉडी में यूनिट सेल प्रेजेंट होती है, बीच में होता है ना एक बॉडी सेंटर्ड में। ठीक है, पूरे बॉडी नहीं, बॉडी सेंटर्ड। देखिए लिखिए, इन सच यूनिट सेल, इस ऐसे यूनिट सेल्स में क्या बोलते हैं? ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने बताया हुआ है, क्या हो सकता है? एटम भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है। मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये सारे हैं जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स, ये होगा प्रेजेंट होगा एट द बेस। ठीक है, इंसर्ट यूनिट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो प्रेजेंट होगा एट बॉडी सेंटर्ड, बॉडी के सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड, देखो क्या लिखा, बिसाइड कॉर्नर। ठीक है, कॉर्नर के अलावे, कॉर्नर में तो प्रेजेंट होगा ही, लेकिन कॉर्नर के अलावे एक बीच में बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होगा, तो उसको बोलते हैं हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, देखिए इसका कैसा बनेगा, देखो पहले तो सेम प्रिमिटिव वाला बनाओ, पहले एक तो सेम प्रिमिटिव वाला बन गया हमारा। प्रिमिटिव के बाद क्या होगी, चलिए क्यूब बना हमारा, क्यूब और क्यूबॉइड।
सबसे पहले हम प्रिमिटिव वाला बनाएंगे। कॉर्नर, सारे कॉर्नर्स पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लगा दो। एक कॉर्नर बच गया। अब देखो ये हो गया, ये तो हमारा प्रिमिटिव वाला बन गया। लेकिन हमें एक बॉडी सेंटर, अब देखो इसका बॉडी कौन सा पोर्शन होगा। हाँ, ये आपको दिख रहा है, तो बॉडी का मतलब क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो ये है, मान लो कि हाँ यही है, मान लीजिए ये क्यूबॉइड है हमारा, तो ये क्यूबॉइड पूरा हो गया। इसका बॉडी कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला पे अगर करो तो ये इस फेज के सेंटर में आ जाएगा, ये वाला करो तो इस फेज के सेंटर में आ जाएगा, ये वाला करो तो इस फेज के सेंटर में आ जाएगा। ये फेज सेंटर है ना, मतलब इस वाले को बस देख रहे हैं। जब आपको ये देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आप बाकी आपका बाहर की साइड सब क्या ढका हुआ है, आपको बस ये साइड दिख रहा होगा। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये फेज सेंटर। बट जब बॉडी सेंटर का कह रहे हैं ना, तो ये मतलब इसको अगर आप बीच से काट दो, फिर उसके बाद बीच में मतलब जिसके वजह से सारे के सारे साइड्स का बीच मिड पॉइंट होगा ना, उसको हम बॉडी सेंटर कहते हैं। कि बॉडी सेंटर का मतलब पूरा बॉडी का सेंटर, ठीक है, पूरे बॉडी का सेंटर को हम बॉडी सेंटर कहते हैं। जैसे कि एक पूरा रूम हो गया, तो रूम के मिड पे एकदम बीच में जो होगा, तो उसको हम बॉडी सेंटर कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला, यहाँ पे मैं जो लिख रही हूँ ये वाला एग्जैक्ट ये पॉइंट होगा। यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये वाला बॉडी सेंटर है, जो दोनों के पूरा सब इसमें सब कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये है बॉडी सेंटर, समझ गए। चलिए यहाँ पे लिख लो, ये लिख लीजिए इसका कॉर्नर एटम और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मैंने बोला था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को CP भी लिखूंगी। इसका लिख लो बॉडी सेंटर्ड CP, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। और एटम, अगर एटम लिए हैं तो एटम, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये बॉडी सेंटर्ड हो गई हमारी, और ये हो गई कॉर्नर वाली। ठीक है, समझ गए। चलो चलिए, हो गया। अब हेडिंग डालिए फेस सेंटर्ड, बस यहाँ पे फेस कर दो, आप लिख लो थर्ड इज फेस सेंटर्ड। ठीक है, FCC फेस। चलिए, समझ गया। फेस सेंटर्ड, हाँ देखो इसी में कर देंगे हम। आप लिखना, देखो क्या, इन सच यूनिट ऑफ ए सेल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम आयर और मॉलिक्यूल प्रेजेंट एट बॉडी, नहीं प्रेजेंट ऑन फेस, ईच फेस, प्रेजेंट ऑन ईच फेस। ठीक है, इसमें कितने सारे फेसेस है, हर फेस है ना, इसमें कितने हैं 1 2 3 4 ऐसे करके आप जितना देखोगे सारे फेसेस होते हैं ना एक क्यूबॉइड का। तो वो सब मैं बताऊंगी कि कितने फेसेस होते हैं, कितना एज होता है, कितना वर्टेक्स होता है। तो वैसे भी आप कर सकते हो। देखो एक क्यूबॉइड है, ये ले लो, ठीक है, इसके कितने फेस है 1 2 3 4, ये तो हमारा 4 हो गया ये फेस, एंड 5 और 6, तो 6 फेस हो गई क्यूबॉइड की। तो ये सब ईच फेस मैंने लिखा ना, ऑन ईच फेस, प्रत्येक फेस पे जो मतलब इसका होगा पॉइंट, उस पॉइंट को लेना है फेस सेंटर पे जो पॉइंट। अब बिसाइड कॉर्नर, कॉर्नर को तो रहना ही देना है, कॉर्नर तो हमारा है ही, बस उसके बाद जितने भी फेसेस है सारे फेसेस पे जो होंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, तो उसको बोलते हैं हम फेस सेंटर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हटा दो, इस बॉडी सेंटर को हटा दो। इस बॉडी सेंटर को हटा दी, अब फेस पे देना है। देखो तो फेस पे अब इसी कलर से देखिए, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे होगा, और एक इसका यहाँ पे होगा, इस वाले फेस का यहाँ पे होगा, इस वाले फेस का यहाँ पे होगा, और लास्ट उस वाले फेस का जो उस साइड है आपको ये यहाँ पे होगा। ठीक है, हर फेस पे है जो, तो उसको बोलते हैं फेस सेंटर। ये समझ नहीं आ रहा होगा, बट अब क्यूबॉइड का देख लो, जैसे कि ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स का ये दिख रहा है क्या, इस वाले फेस का यहाँ पे कॉर्नर क्यूब होगा फेस सेंटर का, इस वाले का यहाँ पे होगा, इस वाले का यहाँ पे होगा, इस वाले का यहाँ पे, एंड देन इस वाले का इस साइड पे, और इस वाले का
इस साइड पे दिख रहा है। तो ऐसे ही से मतलब इसके फेस पे जो बीच फेस का जो सेंटर है, उस सेंटर के बीच में जो आया ना हमारा, उस सेंटर के बीच में जो आया तो उसको हम बोलते हैं फेस सेंटर, ठीक है। और इसको अगर मान लो काट दिए फिर बीच में से, मतलब जिसको वो ऐसा पॉइंट बीच में जिससे सारा रिलेशन सब साइड का रिलेशन होना चाहिए, तो उसको बॉडी सेंटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें फेस 6 है, तो क्यूब मतलब फेस सेंटर भी कितने होंगे एटम, 6 होंगे, ठीक है। चलिए, बट वो हाफ करते हैं क्योंकि फेस सेंटर 2 के बीच में मिड बनता है, तो वो सब आगे पढ़ेंगे, ये बस यहाँ पर नोट कर लो। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एंड, इच एंड और एज सेंटर्ड। चलिए, ठीक है। सो अब लिखो एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ECG, ECC, ECC। एंड और एज दोनों लिखते हैं, ठीक है। तो एंड भी लिख सकते हैं, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। चलो, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे है ही, लेकिन इसके बाद हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो बस प्रेजेंट एट बोथ एंड, इसके दोनों एंड पे, ठीक है। बोथ है बिसाइड कॉर्नर, कॉर्नर को छोड़ के, ठीक है। इसको मिटा देती हूँ, अब इसको बनेगा वैसा ही, लेकिन इसमें बहुत खिंचपिच हो जाता है आपका, इसलिए हटा दिया। देखो अब क्या है, इसमें एंड आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैंने ये वाला ये वाला बॉक्स है ना, इसका एंड बताना कौन कौन सा है, पहले देखो। इसका बोल रहा है कि एंड बताने मुझे बोल रहा है, हैं? तो आप ये वाली एक तो पोर्शन, ये वाली नीचे वाली एंड होगी, एक वाली इधर। ये आपको अप और डाउन मतलब बॉटम और ये टॉप नहीं पूछ रहा है, एंड पूछ रहा है। तो इसका एंड क्या होगा, इसी को ले लो। ये अगर हमारा शेप सिलेंड्रिकल शेप है, लेकिन ये सिलेंड्रिकल है, अगर क्यूबॉइड वाला होता तो इसका एक एंड ये होता, एक एंड ये होता, ठीक है। तो वैसे ही मेरा ये बॉक्स है, तो इस बॉक्स का एक एंड ये है, एक एंड ये है, ठीक है। तो हमारा बोल रहा है कि एंड सेंटर्ड, कहने का मतलब बोल रहा है कि इस एंड के सेंटर्ड में कौन सा है। तो इस एंड का जो है, ये चारों तो रहेगा ही, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो रहेगा ही। उसके बाद ये बीच में आ जाएगा ना। अब ऐसा ही सेम ही यहाँ पे, तो वही बोल रहा है, ठीक है। और बोथ एंड होगा, एंड सेंटर्ड लिखिए कि एंड के सेंटर में है ना, ठीक है। देखो हो गया, समझ आ गया आपको एंड सेंटर्ड। देखिए ऐसे कुछ करके ये बॉक्स है, देखो ये बॉक्स कुछ ऐसा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि हमें एंड सेंटर निकालना है, तो सबसे पहले तो प्रिमिटिव बनाओगे ही कि सारे कॉर्नर पे तो होगा ही। तो इसका कॉर्नर पे ये आ गया, इस वाला ये तो सबसे पहले होगा ही, ये आप लिख लो, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये सारे में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है एंड सेंटर, तो इस वाले का हमारा एंड कौन सा था, इस वाले का एंड हमारा तो यही होगा ना, हाँ। ये बॉटम है, तो बॉटम का एंड सेंटर ये आया हमारा, हाँ। और टॉप का एंड सेंटर ये आया। ये सेम यही बॉक्स बनाया मैंने, मतलब मैंने इसी बॉक्स को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस बॉक्स को एज इट इज़ यहाँ पे रख दिया, ठीक है। तो आपको ये ओवरव्यू इसलिए ओवल दिख रहा है क्योंकि ये 3D है, इसको भी 3D बनाया है, तो यही है। तो इस वाले बॉक्स का ये चारों तो होगा ही ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो हो गई हमारी। और ऊपर वाली भी है 1 2 3 4, तो ये ऊपर वाली भी हमारी 1 2 3 4, ये तो होगी ही पक्के से। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद इस एंड का मतलब इस वाले एंड का एक बीच में पॉइंट होगा, हाँ दिख रहा है आपको। इस वाले जो ये वाला एंड है हमारा, ये वाला, इस एंड का एक बीच में पॉइंट होगा, तो इस एंड का एक बीच में पॉइंट है। और इस वाले एंड का एक बीच में पॉइंट होगा, तो इस वाले एंड का ये बीच में पॉइंट है। ये आपको खाली है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। अगर मान लो कि ये ट्रांसपेरेंट वाली रहती तो आपको दिखती, तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए दिया हुआ कि ये नीचे है, मतलब ये इसका दिख रहा है। यहाँ पे जो पॉइंट किया ना मैंने, वो पॉइंट ये है, और यहाँ पे जो पॉइंट किया है मैंने, यहाँ पे दूसरा कलर है ना, इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, ये नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे जो पॉइंट किया है ये वाला ये है, ठीक है, समझ गए। चलिए, सो लेटिस का यूनिट सेल का हमारा टाइप 4 टाइप है, वो भी हो गया। चलो अब वो मतलब आगे हम पढ़ते हैं। चलिए ये नोट कर लीजिए पहले। चलो हो गया, ठीक है।
चलो फिर चल, ठीक है। अब इसको हमने चार मतलब डिवीजन किया है कि क्रिस्टल यूनिट के मतलब किस किस टाइप से होते हैं, तो उसका लिख लीजिए, ठीक है। 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन, ठीक है, क्रिस्टल 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस अरेंजमेंट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ किसके, यूनिट सेल के अरेंजमेंट के बेसिस पे इन 3 डायमेंशन, ये याद रखिएगा 3D फॉर्म में, ठीक है। अब देखो उसमें क्या क्या होता है, उसमें हम एक ये ले लो, ब्लैक पेन, देखिए चलिए ठीक, देखो हो गया। इस वाले को अगर हम माने ये वाला फॉर्म, ये और ये, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसका लेंथ बेड्थ हाइट, ये ABC लिखा हुआ है, फिर एंगल निकालना है, तो वो भी हमको पता होना चाहिए ना कि ये बेसिस है क्रिस्टल, तो क्रिस्टल को हम करते हैं जो 7 भाग में बटेगा ना, तो उसको अरेंजमेंट जो टेबल आपका NCERT में एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो उस NCERT के अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ठीक, चलो ये A है, दिस इज C, दिस इज B, ABC, ठीक है। अब BC के बीच के एंगल को क्या बोलते हैं हम, अपोजिट। देखो जैसे ये A है ना, तो इधर अल्फा होगा, ऐसे याद कर लोगे तो इजी पड़ जाएगा, ठीक है। चलो ये A है तो इधर अल्फा कर दो, और यहाँ पे अगर बीटा करोगे तो यहाँ ये B है तो बीटा कर देना, और गामा इस साइड, ठीक है। चलिए तो A, ये साइड है A इधर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो चलो कोई बात नहीं, B है एंड C है, ठीक है। तो A के साइड पे ये इस वाले पोजीशन को बोलते हैं अल्फ़ा, B के साइड वाले को बोलते हैं हम बीटा, और C के साइड वाले को हम बोलते हैं गामा, ठीक है, हो गया। अब देखो तो इसका लेंथ क्या हो गया हमारा, क्रिस्टल लेंथ हो गई हमारी इन द फॉर्म ऑफ A, B एंड C। हाँ, अब इसके बाद एंगल आ गई है, एंगल आ गई हमारी, ये हो गई अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अल्फ़ा किस किस के बीच का एंगल है, B एंड C, B C के बीच में। बीटा किस किस के बीच का एंगल है, A और C के बीच में। और गामा किस किस के बीच का एंगल है, A एंड B के बीच में। देख लिए, चलो ठीक है। अब उसका एक पूरा चार्ट बनाऊंगी, जैसे NCERT में दिया हुआ है आपके एक चार्ट, देखो। हाँ, पेज नंबर है पेज नंबर 8, ठीक है। ये देखिए ये वाला जो हमारा पूरा ये चार्ट दिया यहाँ तक दिया हुआ है, सो इसको मैं एक अरेंज फॉर्म में बना रही हूँ, ठीक है। क्यों, यहाँ पे ना उसको याद करने का मैंने जैसे याद किया था CT और HMT, वैसे ना लैंग्वेज में मतलब वो ट्रिक बना के याद करते हैं ना तो समझ आ जाता है, ठीक है। तो उसको किस बेसिस पे किया था कि जैसे इसका साइड है ना A=B=C, तो 3 का साइड इक्वल होता है, जैसे कि एंगल 3 का इक्वल होता है, अल्फा बीटा गामा = 90 डिग्री, तो वो 3 का, तो उसी बेसिस पे मैंने इसको किया था। तो मैं वो एक आपको चार्ट ड्रॉ करके दे रही हूँ, ठीक है, मैं उसको समझा दूंगी। चलो चलो हो गया, चलिए। सो
देखिए सबसे पहले है एनसीईआरटी से ही कर लो, ठीक है। देखिए सबसे पहले है, 1 मिनट मैं पहले बना देती हूँ, उसके बाद दिखा दूँगी। चलो ठीक है, तो मैंने बॉक्सेस बना लिए हैं, अब मैं फिल करूँगी आपके सामने, ठीक है। ये बॉक्सेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना, इसीलिए मैंने पॉज कर दिया था। अब देखो इसको एनसीईआरटी में जो दिया है वो दिया है अलग तरीके से, पढ़ना हमें उतना ही है, बट मैं इसको एक सीक्वेंस में पढ़ाऊँगी ताकि आप याद करने पे आपको आसानी हो जाएगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं सी, पहले मैं शॉर्ट लिख रही हूँ, देखो CTORHM, हमारा एक लास्ट वाला फॉर्म छूट गया, मैं यहाँ लिख रही हूँ उसको, बट मैं फिर दोबारा से आपको लिख दूँगी, ठीक है, क्योंकि ताकि हमारे सीक्वेंस में आ जाए। लास्ट वाला मैं फिर ऊपर करके लिख दूँगी टी, ठीक है। देखो अब क्या है ये CT और HMT, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है। ये मैंने याद करने के लिए लिखा है कि जैसे आप अपना अपना निमोनिक होता है ना, मेरा निमोनिक यही है कि आप मतलब जैसे आपको याद करना है वैसे याद कर लो। मेरा निमोनिक यही है कि मैं ऐसे याद करती, मैंने ऐसे याद किया है कि सी का मतलब क्या है हमारा क्यूबिक, सी का मतलब है हमारा क्यूबिक। टी का मतलब क्या है हमारा टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल, टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ये है यहाँ तक देखो। अब ये 3 हमने पढ़ा, सबसे पहले मैं 3 का पेयर लेके इसलिए चल रही हूँ क्योंकि आगे हमें पढ़ना है। देखो इस तीनों का क्यूबिक है, टेट्रागोनल है और ऑर्थोरोम्बिक है। इस तीनों का क्या एंगल क्या होता है, सारे एक इक्वल होते हैं, एंगल अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, और सारे 90 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अब लिखिए, यहाँ पे लिखो कहाँ है हमारा एंगल, ये, तो यहाँ पे लिखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। समझ आ गया, इसमें भी यही होगा, इसमें भी यही होगा, लिख लो अल्फा, इसीलिए मैं 3 का पेयर लिख कर दे रही हूँ आपको, इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखा, चलो। बट इसका जो लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ क्या होता है, ये जो होता है ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाओगे ना यहाँ तक, जब बस थर्ड तक देखना है तो आपकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होती जाएगी और कैंसिल मतलब नॉट इक्वल टू होती जाएगी। देखिए सबसे पहले ए इज इक्वल टू बी होता है, इज इक्वल टू सी होता है, ठीक है, पहले वाले में क्यूबिक में। लेकिन अब आते हैं तो ए इज इक्वल टू बी है बट सी इक्वल नहीं है, ठीक है। अब है डी वाले में, ये ऑर्थोरोम्बिक वाले में है ए ना इक्वल है बी के और ना ही इक्वल है सी के। समझ आ गया, चलिए एक्सक्यूज मी, चलो ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। ये मैंने क्यों किया है ऐसा, आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। ये 3 इसके लिए, अब ये तीनों इक्वल था बट इसका जैसे जैसे गए यहाँ तक इक्वल नहीं है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, हमें लैटिस पढ़ना है, ठीक है, कि लैटिस कितने कितने प्रेजेंट होते हैं और कौन कौन से। इसमें प्रेजेंट होता है 3, इसमें 3 लैटिस प्रेजेंट होती हैं, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 4। देखो 3 कौन कौन से होंगे इसमें, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है, BCC और ऐसे लिख लो BCC और FCC, ठीक है, समझ आ गया। और इसमें ऐसे ही है, अगर मैं बी और ई बी और एफ भी लिख दूँ, जगह नहीं हो तो आप ये मत करना कि इसका मतलब ये कर रही है, ये मतलब वो नहीं समझ आ रहा, ठीक है। चलो अब हमारा क्या है, ये वाला
ये इसी सीक्वेंस में प्रेजेंट भी होता है कि अगर मान लो कि जिसमें किसी में एक प्रेजेंट है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, मोनोक्लिनिक वाले में एक प्रेजेंट होता है, ट्राई क्लिनिक वाले में लास्ट वाले में हमारा एक प्रेजेंट होता है, तो इसी सीक्वेंस में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये वाला जो है पहले सबसे पहले प्रेजेंट होगा प्रीमिटिव। प्रीमिटिव तो सब में कॉमन है ना, कि एज वाला तो सब में कॉमन है, हमने अभी देखा था, आपको बना बना के भी दिखाया कि प्रीमिटिव सब में है। फिर उसके बाद प्रीमिटिव के बाद बॉडी सेंटर्ड आएगी, फिर फेस सेंटर्ड आएगी, फिर एंड सेंटर्ड आएगी। ठीक है, तो अब मान लो कि इसमें हमारा 3 था, तो प्रीमिटिव आई, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, 2 ही है, तो इसमें क्या होगा, एक प्रीमिटिव होगी, एक बॉडी सेंटर्ड होगी। समझ गए? हाँ, और यहाँ पे है चारों है, तो इसमें प्रीमिटिव भी होगा, बॉडी सेंटर्ड भी होगा, फेस सेंटर्ड भी होगा और एज सेंटर्ड भी होगा, क्योंकि यही एक है ऑर्थोरोम्बिक ही एक है जिसमें चारों प्रेजेंट होते हैं, बाकी किसी में भी चारों प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और फिर इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जो आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, एज इट इज़ उतार दो इसको। ठीक है, चलिए पहले ये नोट कर लो, फिर हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। चलिए हो गया, चलो ठीक है, पहले ये पढ़ते हैं फिर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बिकॉज एग्जाम्पल का ना 1-2 कॉमन है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी कि सीक्वेंसली स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये इतना है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो पहले, एग्जाम्पल फिर सबका एक साथ करेंगे। कॉलम मैंने बना दिया है बट ठीक है। अब देखिए रोम्बोहेड्रल, और क्या और है ना, तो रोम्बोहेड्रल, हेड्रल, इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं, और करके लिख लीजिएगा। अब देखिए, अब ये वाली सीक्वेंस है ना हमारी, ये फिर से स्टार्ट होगी। ठीक है, देखो, तो सबसे पहले होगा A = B = C। ठीक है, अब इसका एंगल देखो, एंगल हमारा रेड से था ना, तो हम रेड ही लिखेंगे। 1 मिनट, चलो, ये एंगल हमारा है ए, क्या गया, अल्फा = बीटा = गामा, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों एंगल इक्वल होगा लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अब इसका कितना होता है, लैटिस में, रोम्बोहेड्रल में एक ही होती है, लैटिस में एक, तो एक है तो कौन सी प्रेजेंट होगी, प्रिमिटिव वाली बस। ठीक है, अब है HMT, H का मतलब हो गया हमारा हेक्सागोनल। ठीक है, H हेक्सागोनल। ठीक है, चलो हेक्सागोनल है। अब इसका ये वाला सेकंड रिपीट करो, सेकंड क्या था हमारा, A B के इक्वल है बट C के इक्वल नहीं है, A B के इक्वल है बट C के इक्वल नहीं है। ठीक है, देख लो, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखवाया है कि ऐसे आपको अच्छे से याद रहेगा। अब देखो, एंगल वाला ये तीनों इक्वल नहीं था, अब देखो ये क्या है, यहाँ पे अल्फा = बीटा = 90 डिग्री, अल्फा बीटा इक्वल भी है और 90 डिग्री है, बट गामा देखो, गामा हमारी 120 डिग्री है। देखो समझ आ गया, यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल भी है और 90 डिग्री के भी इक्वल है, लेकिन गामा हमारी इस दोनों से इक्वल नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है। ठीक है, चलो, और इसमें भी हमारा एक ही प्रेजेंट होता है, इसमें भी हमारा एक ही प्रेजेंट होता है, P। अब देखिए मोनोक्लिनिक, A ≠ B ≠ C। अब ये तीनों के तीनों एक दूसरे से इक्वल नहीं है। देखो ये वाला, ये मैं इतना इसलिए इस पे जोर डाल रही हूँ ना, क्योंकि ये ऐसे वाले आपको क्वेश्चन आएंगे जिसमें किसी का एंगल पूछेगा, लेंथ पूछेगा, ये वाला आता है,
तो ये वाला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल वगैरह उतना नहीं पूछता है, किसी किसी स्पेसिफिक 1-2 एग्जाम्पल में जो लिखवाऊंगी ना जो सटीक है वो पूछता है, लेकिन ये इस दोनों में तो पक्के से पूछता है कि अगर 2-3 ऑप्शन दे देगा, जैसे जो कॉमन है ना ये वाली मैं क्वेश्चन कराऊंगी अभी आपको पता चलेगा, ये कॉमन है, इसके साथ रिलेशन है इसका, हाँ, और इसके तो ये दोनों के बीच में आपको पूछेगा कि ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि जिसका लेंथ इक्वल होता है बट उसका एंगल इक्वल नहीं होता है तो उसके बारे में बताने, ठीक है। तो ये वाला आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब है, देखो यहाँ पे है अल्फा इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अल्फा गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल होता है लेकिन 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता है। नहीं, इक्वल तो होता ही है, इक्वल तो इसमें है ना, ये अल्फा गामा 90 डिग्री के इक्वल होता है लेकिन गामा इसकी 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होती है, ठीक है। और ये इसमें देखो इस दोनों में क्या है, इसमें अल्फा बीटा 90 डिग्री के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, 90 डिग्री के इक्वल है। इसमें अल्फा गामा इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल है, और यहाँ पे बीटा है ये, और क्या दिया हुआ है कि बीटा जो हमारी है ना वो है कि 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक है। वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि 180 होगी, 90 डिग्री के इक्वल नहीं है तो बाकी कोई भी एंगल हो सकती है, ठीक है। चलो इसमें 2 होता है, लैटिस इसकी जो होती है 2 P, लेकिन इसमें देखो अलग है, इसमें P के बाद हमें क्या आना चाहिए, B आना चाहिए ना, लेकिन इसके P के बाद B नहीं, यहाँ पे एंड सेंटर्ड आ जाता है, तो ये वाला याद कर लीजिएगा। देखो इसको स्टार मार्क लगा के याद कर लीजिए। मैंने अभी सीक्वेंस बताया था कि जब 3 होगी चाहे 2 होगा तो P के बाद B आएगा, B के बाद होगा F के बाद E आएगा, लेकिन इसमें है 2 ही होता है, बट 2 ही होता है लेकिन P के बाद डायरेक्ट इसमें F आ जाता है, ठीक है। चलो अब है हमारा ट्राई क्लिनिक, यहाँ पे ये होगा नहीं, लिख के देखती हूँ मैं, आ जाएगा तो सही है, नहीं तो ट्राई क्लिनिक लिखिए। ट्राई क्लिनिक, ठीक है। इसका भी सेम है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। अब इसके एंगल्स भी एक दूसरे से इक्वल नहीं होते और 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होते। देखो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा एंड नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ठीक है, समझ गए। इसमें एक ही होता है बस और बस प्रिमिटिव। चलो देखिए तो लास्ट वाला दिख रहा है, चलिए ठीक है। अब एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। सबसे पहले लिखना है क्यूबिक का, क्यूबिक शेप का होता है, इसको हम जो कॉमन साल्ट टेबल साल्ट होती है ना, तो वो टेबल साल्ट आता है सबसे पहले टेबल साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl, हाँ NaCl। उसके बाद आता है हमारा जिंक ब्लेंडे, ZnS। मैं बस फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, जिंक ब्लेंडे, ठीक है। कॉमन NaCl और जिंक ब्लेंडे, ठीक है। और आयंस भी लिख लो, इसमें आता है कॉपर भी आता है, बहुत सारे सिल्वर भी होगा, AU तो नॉन कॉपर है ना, AU नहीं, हाँ ठीक है, रहने दो, NCERT में इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब सेकंड वाला जो हमारा था वो है क्या, टेट्रागोनल का होता है ना वाइट, मतलब ये होता है TiO2, मतलब क्या होता है, टेलिकन ऑक्साइड, TiO2, हाँ टेलिडियम ऑक्साइड, वाइट देखिए वाइट टीन, ठीक है। टीन होता है वो वाइट कलर का, या फिर सल्फर डाइऑक्साइड SO2। चलो ठीक है। अब है हमारा ये ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक तो इसके नेम में ही है, देखो तो इसमें एक होता है ना, नाम होता है एक इसका, इसमें आपको जो दिया हुआ है देखो, ये वाला जो ऑर्थोरोम्बिक है, यहाँ पे रोम्बोहेड्रल है, ऑर्थोरोम्बिक है, ये ध्यान देना। तो ये ऑर्थोरोम्बिक है, तो यहाँ पे एक और रोम्बिक नाम का एग्जाम्पल है रोम्बिक सल्फर, ठीक है।
लिख लीजिए, रोम्बिक सल्फर, ठीक है। चलिए, लेकिन इससे कंफ्यूज मत करना कि रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल नहीं होगा, ऑर्थोरोम्बिक में जो आता है उसी से रोम्बिक सल्फर होती है, ठीक है। ठीक है, हो गया। चलो अब हमारा है ऑर्थोरोम्बिक तो हो गई, अब ये है रोम्बोहेड्रल। और तो इसमें एक सल्फर भी होता है, बेरियम सल्फर सल्फेट, BaSO4, ठीक है। चलो, चलिए, ठीक है। ये रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल का होता है सिनेमन, सिनेमर बोलते हैं ना जिसको, HGS। HGS, इसका नाम है सिनेबर, सिनेबर, ठीक है। सिनेबर है जो HGS, वो प्रेजेंट होता है रोम्बोहेड्रल में। और एक होता है CaCO3, CaSO4, क्या दिया हुआ है ये, चलो ठीक है। कहाँ थे हम, रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल में होता है, एक होता है सिनेबर HGS, ठीक है, और एक होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको कैल्साइट बोलते हैं, ठीक है। चल गया, समझ गया। अब है हमारा हेक्सागोनल, ठीक है। ये सब नेम जो लिखवा रही हूँ ना मैं, ये वाले, ये जो NCERT में इस टेबल में जो दिए हुए हैं ना, वो वाले नेम तो पक्के से लर्न कर लेना, क्योंकि ये वाला आपको डायरेक्ट ही पूछ देगा, कैल्साइट का क्या फॉर्मूला होता है, सिनेबार का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये आप याद ही कर लो ना बस, ठीक है। अब है हमारे पास हेक्सागोनल। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल का होता है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, CDS, ये सब कुछ दिया हुआ है, कैडमियम सल्फेट, कैडमियम सल्फेट, ठीक है। चलो अब देखो मोनोक्लिनिक, तो यहाँ पे एज इट इज जैसे जैसे रोम्बिक सल्फर था ना, वैसे ही यहाँ पे एक मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, ठीक है। इस पे भी एक, जैसे यहाँ पे स्टार मार्क लगा के लिख लेना, तो वैसे ही यहाँ पे भी है रोम्बिक सल्फर, सॉरी मोनोक्लिनिक, सर मोनोक्लिनिक है ना ये हमारा, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है। चलो, मोनोक्लिनिक सल्फर, स्टार मार्क लगा लो, यहाँ पे स्टार मार्क लगा लो। और एक होता है Na2SO4 10H2O, Na2SO4.10H2O, ठीक है। ये नीचे वाला इस पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर मैं लिख दूंगी तो ये छोटा हो जाएगा, सो लिख दूँ या छोड़ दूँ, नहीं, इसको अलग से मैं लिखवा दे रही हूँ। आप ये इसको मिटा दूंगी, ये यहाँ ये नोट कर लो, फिर इसको मिटा के दोनों से एक साथ कर देंगे, इतना नोट कीजिए तब तक। चलिए, हो गया, चल नोट कर लिया ये, ठीक है। मैं ये वाला रब कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा ये इसमें लिखना है, नीचे नहीं हटेगा। मोनोक्लिनिक सल्फर का लिख लिया ये, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2O। चलो, अब ये मैं पूरा का पूरा आपको इसका लिखवा रही हूँ, ट्राइक्लिनिक का, ठीक है। मिटा ही दो नीचे से, चलिए। चलो ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो बस ट्राइक्लिनिक का, ट्राइक्लिनिक का एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। यहीं पे है, कहीं पे भी लिख लो, लिखना इसी बॉक्स में आप। ऐसा होता है पोटासियम डाइक्रोमेट, ठीक है, यहीं पे लिख लो, यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, आप उसमें लिख लेना पोटासियम डाइक्रोमेट। क्या होता है इसका फॉर्मूला, K2Cr2O7, ठीक है। पोटासियम डाइक्रोमेट होता है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। ये ध्यान देना, जो हम मोनोक्लिनिक पढ़े हैं तो उसमें हमारा क्या था, हाँ,
उसमें सोडियम सल्फेट था और ये कितना था 10H2O, लेकिन यहाँ पे कॉपर सल्फेट है और 5H2 है, तो ये 10 और 5 में कंफ्यूज कभी मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक बोरिक एसिड भी होती है H3BO3, लिख लो H3BO3 BO3। चलो, सो हो गया हमारा। चलिए अब एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो नोट कर लीजिए, ट्राई क्लिनिक वाला। चलिए ठीक है, चलो फिर हो गया हमारा, ये हो गया। चलो ठीक है, रहने देते हैं क्वेश्चन ना, अगले वाले लेक्चर में आके सबसे पहले मैं 2-3 क्वेश्चन कराऊंगी। ये लेक्चर लंबा हो गया है तो ठीक है, सबसे पहले मैं आके क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। जब मैं रिवीजन करवाऊंगी ना इसका ओवरऑल, तो इसके साथ क्वेश्चन भी करा दूंगी, क्वेश्चन के साथ ही मैं रिवीजन करवा दूंगी, ठीक है। तो चलिए नोट कर लिया ये, चलो सो हो गया। चलो ठीक है, सो हो गया आज का। और हाँ, आज जो कल रात को नीट की रिज़ल्ट आई है ना, तो अब अपने नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार होना स्टार्ट कर दोगे। अगर ड्रॉप लोगे तो 2023 के लिए, तो सो अब सीरियसली लेक्चर अटेंड करना स्टार्ट कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड्स को भेज दो, जो मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि ये सबके पास चला जाएगा और हम सिक्वेंसली पूरा स्टार्ट करेंगे कि नीट के ड्रॉपर बैच भी इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। और बोर्ड वाले और रेगुलर वाले तो पढ़ ही रहे हो। चलिए ठीक है, ठीक है, तो थैंक यू सो मच आज के लिए, चलो बाय।